नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। धार से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। तकनीकी दिक्कत आने की वजह से मनावर से वो वाहन से ही धार के लिए रवाना हो चुके हैं। अमझेरा मांगोद सड़क मार्ग से सीएम धार पहुंचने वाले हैं। मनावर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आई है और इसके बाद वो सड़क मार्ग से ही धार रवाना हो गए हैं। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमझेरा मांगोद सड़क मार्ग से सीएम धार पहुंचने वाले हैं। मनावर गए हुए थे और यहां उनके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई। तकनीकी दिक्कत आने की वजह से वे सड़क मार्ग से रवाना हुए हैं। बता दें कि चुनावी दौरे पर हैं, चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। नवीन मेहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या जानकारी? हेलो नवीन, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। नवीन, क्या जानकारी? सीएम का हेलीकॉप्टर में खराबी आई, धार के लिए सड़क मार्ग से उन्हें जाना पड़ा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज नगरीय निकाय चुनाव को चलते मनावर, पीथमपुर और धार का दौरा था। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है मनावर पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और साथ ही मनावर की जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की उन्होंने अपील भी की। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में जब वे हेलीपैड पहुंचे तो हेलीपैड पे जो है हेलीकॉप्टर में जो है तकनीकी खराबी आने के कारण से हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो पाया और जिसके बाद में जो है बाई रोड जो है वो धार के लिए निकले हैं। तो अभी जो है बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो धार पहुंचने वाले हैं। करीब 15 से 20 मिनट और उन्हें लगेंगे और वे धार आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। ये हेलीकॉप्टर में जो खराबी आई है, क्या किस प्रकार की खराबी है और क्या ये दुरुस्त करके क्या मुख्यमंत्री वापस इसी हेलीकॉप्टर से फिर भोपाल पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, अभी जो है फिलहाल जो है हेलीकॉप्टर जो है मनावर के हेलीपैड में ही खड़ा है और जो है जानकारों के अनुसार जो बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आई है और इस कारण से जो है उसे वहीं पर अभी खड़ा किया है। टीम जो है विशेषज्ञों की टीम जो है वो उसको देख रही है, जांच कर रही है और जैसे ही हेलीकॉप्टर की खराबी जो है वो दूर होगी उसके बाद में हेलीकॉप्टर दुरुस्त हो पाएगा। फिलहाल जो है सीएम जो है बाई रोड जो है धार पहुंच रहे हैं और अभी कुछ ही देर में वो धार पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद में यहाँ पर एक रोड शो का आयोजन होगा और उसके बाद में जो है एक आम सभा को भी सीएम जो है संबोधित करेंगे और उसके बाद में यहाँ से पीथमपुर के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार से बड़ी खबर नवीन जानकारी दे रहे थे। और इस बीच आपको एक खबर और बता देते हैं, क्रिकेट से जुड़ी हुई, मुकाबला क्रिकेट का चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई खबर, नीचे ब्रेकिंग भी आप देख पा रहे हैं। भारत श्रीलंका तीसरा वनडे जो चल रहा है, 2 में तो भारत ने शानदार जीत हासिल की है, तीसरा भी क्लीन स्वीप करने के लिए बहुत शानदार बैटिंग की है। श्रीलंका को 391 रनों का लक्ष्य दिया है और 5 विकेट के नुकसान पर 390 रन भारत ने बना लिए हैं और कोहली ने शानदार शतक मारा और साथ ही साथ नाबाद 166 रन बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा शुभमन गिल ने भी 116 रन बनाए हैं और बहुत शानदार एक टारगेट जो है श्रीलंका के सामने रखा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। नर्मदा नदी में नहाने गया युवक डूब गया। पानी में तैरती बोतल पकड़ने में यह हादसा हो गया। 3 दोस्त छतरपुर घाट पर नहाने के लिए गए थे और नहाने के दौरान बोतल पकड़ने के चक्कर में 2 युवक डूबने लगे। एक को आसपास के लोगों ने बचा लिया। 22 वर्षीय दूसरा युवक डूब गया। गोताखोर और प्रशासन की टीम अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और नर्मदा नदी में नहाने के लिए गए हुए थे 2 युवक और एक बोतल के चक्कर में दोनों युवक उसे पकड़ने के लिए उतरे और इसी दौरान हादसा पेश आ गया। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ नरसिंहपुर से जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी पुनीत जी, ये लिंगा घाट की घटना है। छतरपुर डोभी के रहने वाले ये 3 युवक थे। ये तीनों दोस्त आज यहाँ मकर संक्रांति के स्नान के लिए आए थे। पानी की बोतल बह रही थी नर्मदा नदी में, उसे पकड़ने का यह प्रयास किया गया है। उसके बाद 2 लोग डूबे हैं। दोनों को बचाने के लिए यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कोशिश की बचाने की। एक को बचा लिया गया है जबकि एक डूब गया। उसकी तलाश यहाँ के स्थानीय गोताखोर हैं, प्रशासन की टीम है वो पहुंच गई है, एम्बुलेंस आ गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ गई, सभी लोग यहाँ तैनात हैं।
होमगार्ड की टीम भी यहाँ तैनात है और उसको खोजने का काम जारी है अभी। एक को बचाया जा चुका है और एक जो है वो एक दोस्त जो है वो लापता है अभी। आशीष, आज मकर संक्रांति है और ऐसे मौके पर लोग जो हैं नदियों में स्नान करने भी जाते हैं। क्या सुबह के वक्त यह हादसा हुआ और क्या वहां पर उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे बहुत ज्यादा, ताकि दूसरे को भी बचाया जा सकता था? देखिए पुनीत जी, नरसिंहपुर जिले को लगभग चारों पांचों तहसील जो हैं सभी जगह से नर्मदा बहती है। अलग अलग कई घाट हैं, लोग अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग घाटों पे जाते हैं। प्रशासन की टीमें भी अलग अलग घाटों पे अपने अपने थाने के हिसाब से तैनात होती हैं। तो हाथ से कहीं ना कहीं लोगों को खुद अपनी जवाबदारी रखना पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा नर्मदा का तट है। ऐसे हाल में कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जरूर गलती है कि जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, वो लगाना चाहिए कि ये घाट गहरा है, पानी में ना जाइए। इस तरह की कोई जो व्यवस्थाएं वो नजर नहीं आती हैं, तो लोग नहाने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। बात अब कर लेते हैं नेपाल की पोखरा में एक बड़ा विमान हादसा पेश आया है और यहां 72 लोगों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान में सफर कर रहे सभी लोगों की मौत हो गई है। ATR-72 प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 10 विदेशी यात्री विमान में सफर कर रहे थे। विमान में भारतीयों के भी सफर करने की खबर है। नियंत्रण खोने के बाद गिरते हुए विमान की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। क्रैश के तुरंत बाद विमान में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने और अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। क्रैश की साइट एक नदी के पास बताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक क्रैश होता विमान अचानक से कैसे उसका संतुलन बिगड़ा और वो क्रैश हो गया, और दूसरी तरफ आग उसमें लग गई। जैसे ही क्रैश हुआ उसमें आग लग गई। उसके बाद रेस्क्यू के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे और बाद में लोगों को निकालने की कोशिश भी शुरू हुई, लेकिन कितनी भीषण यह आग लगी थी। और ये जो जानकारी है इसमें विमान में 72 लोग सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर और 68 यात्री, जिसमें 10 विदेशी हैं और भारतीय यात्री भी इसमें सफर कर रहे थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था और दर्दनाक बात यह कि सभी 72 यात्रियों की इसमें मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरपंच चुनाव में फायरिंग का घटना हुई है और गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में इसके बाद तोड़फोड़ की है। थाने के सामने शव रखकर एम्बुलेंस को भी रोका गया। 6 थाने की पुलिस अब मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये फायरिंग जो हुई इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की मौत के बाद परिजनों में काफी गुस्सा, रोष देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने शव को रखकर एम्बुलेंस को रोक लिया। 6 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति को कोई बिगाड़ने की कोशिश भी करे तो तुरंत काबू में किया जा सके। वज्र वाहन भी तैनात यहां पर कर दिया गया है। एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी रंजिश में पचैरा गांव में दरअसल गोली चली थी और गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मेगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें पता चला है कि 2 पक्ष थे जिनमें आपस में पूर्व का जो पुरानी रंजिश थी और चुनावी उसको लेकर इनका आपस में मतभेद था। उसको लेकर आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया था और फायरिंग कर दी थी, जिसमें दूसरे पक्ष के जो 3 लोग हैं वो घायल हो गए थे। तो उसके उपरांत मृत्यु हुई है। तो इसमें तत्काल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसमें मौके पर पहुंची थी, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी मौके से फरार है और इसमें आगे जो कार्रवाई है, जो कि इसमें विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और शीघ्र जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाएगा। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर अनियमित कर्मचारी जो हैं उन्होंने रैली निकाली है और मांग है नियमितीकरण की। पहले बैठक की थी और उसके बाद कर्मचारियों ने रैली निकाली है। इनकी 4 सूत्री मांग है, जिसमें एक नियमितीकरण भी शामिल है। बैठक के बाद ज्ञापन सौंपने के लिए कर्मचारी निकले। नियमितीकरण की मांग कर्मचारी कर रहे हैं और एक बड़ी रैली यहां पर निकाली गई। अनियमित कर्मचारियों की आज बैठक हुई और किस तरह के निर्णय लिया गया है, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या निर्णय हुआ है बैठक में? आज हमारे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का एक बैठक था, जिसमें समग्र चर्चा हुई और ये निर्णय फाइनल ये हुआ कि भाई सरकार से हम आवेदन निवेदन करते 4 साल हो गए हैं। यदि सरकार यदि हमारे बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, यदि क्या कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो फरवरी में इस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे, अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे।
जो राजनेताओं को भी निमंत्रित किया गया था, क्या कोई दल के लोग आए थे या कोई बात हुई कि आगे किस तरह की योजना बनेगी? नहीं, यहाँ पे तो खुला मंच है, बैठका है और बैठका में सबको बुलाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इसमें सबको आमंत्रित किया गया था। निश्चित रूप से उन लोग आए थे और जो आए थे उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आप लोगों की मांग जायज है और उस मांग को पूरी करनी चाहिए। उनका एज बार हो गया है, जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको पद से निकाला जा रहा है, तो ऐसी दमनात्मक कार्रवाई करना तो बंद कर। आगे आंदोलन के लिए पूरी रूपरेखा बना ली है आप लोग? हम लोग, हमारी रणनीति पूरी बन चुकी है, हम आर्य पार के मूड में लगे हुए हैं। नियमितीकरण है, अगर शासन नहीं करेंगे तो हम आर्य पार के मूड बना लिए हैं, या फिर नौकरी में रहेंगे या फिर उनको सरकार में नहीं रहने देंगे। देखिए किस तरह की पुलिस व्यवस्था है, यहाँ पर रैली निकल रही है और हजारों कर्मचारी हैं और ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं और इनकी जो बैठकों में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन कर्मचारी कर सकते हैं, इसकी रणनीति बनाई गई है। और मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूँगा कि दिखाए, हजारों की संख्या में पूरे कर्मचारी हैं, रैली के माध्यम से सरकार को संदेश देने जा रहे हैं। और ये बात है कि इन्होंने सभी जो दल के नेता हैं, राजनेता हैं, उन्हें बुलाया था, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कोई नहीं आया है। तो यही कहा जा सकता है कि इनमें आक्रोश देखा जा रहा है। आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। टीकमगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं आपको। गला रेत कर किसान की हत्या कर दी गई। खेत में किसान का शव पड़ा मिला है। पुलिस को खबर की गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से चाकू और चप्पल भी बरामद की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये लिधौरा की घटना, टीकमगढ़ के लिधौरा की यह घटना बताई। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या अब 34 लाख पहुंच चुकी है। डिफॉल्टर किसानों की संख्या बढ़ने के लिए सरकार को उन्होंने जिम्मेदार भी बताया है। कमलनाथ ने भरोसा भी जताया है कि सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा सरकार, कांग्रेस की सरकार माफ करेगी। इधर कमलनाथ ने जो ट्वीट किया, इस पर पीसी शर्मा ने बयान दिया है। कहा है कि कांग्रेस सरकार में 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसानों की कर्ज माफी योजना को ही बंद कर दिया। कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। देखिए, कांग्रेसी कमलनाथ जी की सरकार थी तो 55 लाख किसानों के कर्जे माफी का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें 27 लाख का हो गया था और 11,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ हो गया था। लेकिन जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी कर्ज माफी की किसानों की, उनको खाद नहीं मिला, उनको फसल का पैसा नहीं मिला, वो वजह है कि आज 35 लाख किसान डिफॉल्टर हो रहा है। इस सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जिम्मेदारी है। इनको उन डिफॉल्टर किसानों का पूरा कर्जा तुरंत माफ करना चाहिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी साल में शिवराज सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने वाली है और सीएम विकास यात्रा के जरिए जनता से संवाद करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से होनी है। सरकार विकास यात्राएं निकालने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री विकास यात्राओं को लेकर सभी मंत्रियों को तैयार रहने के लिए कह चुके हैं। जिले के प्रभारी मंत्री विकास यात्रा में शामिल होकर मॉनिटरिंग भी करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में सांसद विधायक भी विकास यात्रा में शामिल होंगे। लोकार्पण शिलान्यास भी होंगे। यात्रा के दौरान मिलने वाले आवेदन पर सुनवाई होगी और विकास यात्रा के लिए अधिकारी जो नियुक्त होंगे, इनको रोज जानकारी अपलोड भी करनी होगी। इधर राजधानी रायपुर में रासुका और धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष ने की और कहा कि ये तो सरकार जो है ये फेल हो चुकी है और सरकार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, कहा कि समाज में विद्वेष फैलाने का काम बीजेपी न करे। मुद्दे इनके पास है नहीं। एक साल सरकार में रहे, नियम तक नहीं बनाए। चर्चा सबसे ज्यादा उन्हीं के कार्यकाल में बना
चर्च सबसे ज्यादा उन्हीं के कार्यकाल में बने, ये भी उन्होंने कहा। और बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं देती है, ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इनके पास दो हथियार हैं, पहला धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता को फैला देना है। रासुका पर अरुण साव, रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है और कहा उन्होंने है कि रासुका केंद्र का कानून है और हर 6 महीने में ये रिन्यूअल होता है। इसमें हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? बीजेपी के लोगों के बीजेपी जो है वो लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। साहब जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी के तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? रायपुर से खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया, रासुका लगाने की तैयारी जो है सरकार की, ये तानाशाही है। आदिवासी समाज की आवाज को दबाने की ये तैयारी हो रही है। बीजेपी रासुका लगाने का विरोध करती है। रासुका अधिसूचना का बीजेपी हर स्तर पर विरोध करेगी, ये बात उन्होंने साफ कही। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने रासुका लगाने के मामले पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश कर दी है। सरकार कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से घबरा चुकी है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो धर्मांतरण विरोधी कानून भी लेकर आएगी। भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो। और उस आंदोलन से घबरा कर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबरा कर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात खरगोन की करते हैं। एक बार फिर से खरगोन से हादसे की खबर आई है। लगातार खरगोन से खबर आ रही है कि यहाँ पर वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 40 यात्री घायल हुए हैं। इंदौर से बड़वाह ये बस जा रही थी, इस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों को बड़वाह के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये बीते 3-4 दिनों के भीतर ये लगातार घटनाएं खरगोन से सामने आ रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।